कन्यादान का समय हो रहा है। कन्या की माता को बुलाइए। रुक जाइए पंडित जी, ये शादी नहीं हो सकती। इस आवाज ने खन्ना निवास में मौजूद हर शख्स को चौंका दिया था। सबने पीछे मुड़कर देखा तो ऊपर सीढ़ियों से कांजीवरम साड़ी पहने ऊपर से नीचे तक गहनों से लदी नानकी देवी खन्ना चली आ रही थीं। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? ये शादी नहीं हो सकती। बंद करिए ये सारा ड्रामा। नानकी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? कुछ भी बकवास कर रही हो। चुपचाप आओ और अपनी बेटी का कन्यादान करो। दिमाग मेरा नहीं बल्कि आप सबका खराब हो गया है। और क्या बोले आप? इस 2 कौड़ी के लड़के के साथ मैं मेरी बेटी का कन्यादान करूं? हरगिज नहीं। जब तक नानकी देवी खन्ना जिंदा है ये कभी नहीं होगा। चलो अक्षरा, उठो वहाँ से। कोई जरूरत नहीं है शादी करने की। दुल्हन के जोड़े में बैठी अक्षरा का हाथ पकड़ नानकी देवी उसे मंडप से बाहर ले जाने लगी। माँ, माँ प्लीज हाथ छोड़िए, मेरा दर्द हो रहा है मुझे। आप क्या कर रही हैं? तुम्हें इस मुसीबत से बचा रही हूँ अक्षरा, वरना तुम्हारे पापा ने तो कसम खा ली है कि वो अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करके रहेंगे। पता नहीं कहाँ से पकड़ लाए हैं इस नमूने को। सहरे के पीछे बैठा सिद्धांत चुपचाप नानकी की बातें सुन रहा था। बस करो नानकी, बहुत हुआ। हाथ छोड़ो अक्षरा का। नहीं छोड़ूंगी। क्या कर लेंगे आप? मेरे साथ भी जबरदस्ती करेंगे जैसे अपनी बेटी के साथ कर रहे हैं? अरे कुछ तो शर्म करिए खन्ना साहब। समाज क्या कहेगा, बिरादरी वाले क्या कहेंगे? अरे अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कौन करता है? क्या किया है ऐसा मैंने? बोलो। इतना अच्छा रिश्ता हुआ है हमारी अक्षरा का। अरे पूरे आगरा में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा। हाँ सही कह रहे हैं आप। आगरा क्या, पूरे देश में ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को चाहिए ही नहीं इसके जैसा 2 कौड़ी का सड़क छाप दामाद। अरे इसकी तो हैसियत भी हम जितनी नहीं है। बस करो नानकी, बहुत कह लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। सिद्धांत मेरी अक्षरा को हमेशा खुश रखेगा। अरे 2-4 पैसे कम भी कमाए तो क्या बड़ी बात है। कम से कम किसी को तो अच्छी बीवी मिलेगी। और जो अक्षरा का है वो अब सिद्धांत का भी है। ये बिजनेस किस लिए है? वाह पापा, अब कोई भी ऐरा गैरा आकर हमारे बिजनेस में हिस्सा लेगा। हाँ। इनको समझ में कहाँ आता है दीक्षा? अरे कितने बड़े बड़े घरों से रिश्ते आए मेरी अक्षरा के लिए, पर आपने इस मनहूस को उसके पल्ले बांध दिया। इतना सब सुनकर अब सिद्धांत को ऐसा लग रहा था मानो कोई इसके दिल पर छुरियां चला रहा है, पर न जाने क्यों वो चुप बैठा था। कितना बेशरम है ये। इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ है। मैं कह रही हूँ ये हमारे पैसों के पीछे है। चुप हो जाओ, वरना एक एक को यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। जिसे भी शादी से प्रॉब्लम है वो ये खन्ना निवास छोड़कर जा सकता है, पर आज ये शादी होकर रहेगी। अतुल खन्ना के इस फैसले ने सबको हिलाकर रख दिया था। नानकी देवी की आंखों में गुस्से का ज्वालामुखी साफ दिख रहा था, पर वो ठहरी नानकी देवी ऐसे चुप थोड़ी रहती। ठीक है, आपने अपना फैसला सुना दिया, अब मेरी भी सुन लीजिए। मेरी 3 शर्तें हैं। अगर ये फटीचर उन्हें मान ले तो मैं इस शादी के लिए राजी हो जाऊंगी। क्या शर्तें? कैसी शर्तें? मेरी पहली शर्त, शादी के बाद इसे मेरा घर जमाई बनना पड़ेगा। मेरी दूसरी शर्त, आने वाले 1 साल में इसे मेरी बेटी के लिए आगरा में एक जमीन और 50 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और अगर ये नहीं कर पाया तो ठीक 1 साल बाद मैं खुद इसका और अक्षरा का तलाक करवाऊंगी। और मेरी तीसरी शर्त, तुम और अक्षरा भले ही पति पत्नी हो जाओ, पर अगले 1 साल तक मेरी बेटी मां नहीं बन सकती। इस बात का मतलब तो तुम अच्छे से समझ ही गए होंगे। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? तो चुप रहे अक्षरा, मैं जो कह रही हूँ तेरी भलाई के लिए है। मैं नहीं चाहती तू ये महल छोड़कर उस माचिस के डिब्बे में जाकर रहे। नानकी की ये शर्तें बिल्कुल वाजिब नहीं थीं। सिद्धांत के लिए 1 साल में इतने पैसे जुटा पाना नामुमकिन था। अतुल ये बात अच्छे से जानता था। उन्होंने सिद्धांत की तरफ देखा, लेकिन इससे पहले वो कुछ कह पाते सिद्धांत खड़ा हुआ और नानकी से कहा, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर है। सिद्धांत के इस जवाब ने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। अतुल भागकर सिद्धांत की तरफ गए और उससे कहा, सिद्धांत, तुम्हें ये फालतू की शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। नहीं अंकल, मुझे नानकी जी की सारी शर्तें मंजूर है और मैं आपसे वादा करता हूँ आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। उसे वो सब दूंगा जो कभी आपने सोचा था। अतुल की आंखों में आंसू थे। उन्होंने सिद्धांत को गले लगा लिया और फिर शादी की रस्में शुरू हुई। नानकी देवी गुस्से की आग में जल रही थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि वो इस शादी को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाई। मॉम, अब हम क्या करेंगे? तुम देखती जाओ दीक्षा,
अब ये नान की देवी क्या करती है। इस फटीचर का तो मैं वो हाल करूंगी कि ये खुद ही हमारी बेटी को छोड़कर भाग जाएगा। विवाह संपन्न हुआ। अब वर वधू बड़ों का आशीर्वाद ले लें। सिद्धांत और अक्षरा ने अतुल का आशीर्वाद लिया। अतुल ने बड़े ही प्यार से दोनों को गले लगाया। फिर जैसे ही वो दोनों नान की देवी की तरफ बढ़े, नान की वहां से चली गईं। ये देखकर सिद्धांत और अक्षरा को काफी बुरा लगा। दीक्षा, अपनी बहन को अंदर ले जाओ। सारे मेहमान जा चुके थे। अब वहां बस अतुल और सिद्धांत थे। अतुल ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर सिद्धांत से कहा, नानकी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उसका स्वभाव ऐसा ही है, पर अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना। नहीं अंकल, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। आपने अक्षरा की जिम्मेदारी मुझे दी है, उसका हाथ मेरे हाथ में दिया है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, फिर अब से यही तुम्हारा घर है। चलो, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देता हूँ। अंकल, अगर आप कहे तो मैं अपने कपड़े घर से पैक कर लाऊं और मेरा थोड़ा बहुत सामान भी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं ड्राइवर साथ भिजवाता हूँ। नहीं अंकल, मैं चला जाऊंगा, यही पास ही में तो जाना है। इतना कहकर सिद्धांत खन्ना निवास से निकल गया। वो घर पहुंचा और उसने अपने कपड़े पैक किए और फिर सिद्धांत अपना सारा सामान लेकर खन्ना निवास पहुंच गया। आओ सिद्धांत, ये गेस्ट रूम मैंने साफ करवा दिया है, तुम अपना सामान रख दो। सिद्धांत कमरे में चला गया और अपना सारा सामान अलमारी में रखने लगा। तभी डोरबेल बजी। अतुल ने दरवाजा खोला। हाँ भाई, बताइए किससे मिलना है? सर, अभी मैंने यहाँ एक लड़के को छोड़ा, तो ये उनका कुछ सामान ऑटो में रह गया था, आप उन्हें दे दीजिएगा। ओह अच्छा सिद्धांत, ठीक ठीक, मैं उसे दे दूंगा। अतुल ने ऑटो ड्राइवर से वो बॉक्स लिया और उसे सिद्धांत को देने चला गया। सिद्धांत बेटा, ये तुम अपना कुछ सामान ऑटो में भूल गए थे। लो, वो ऑटो ड्राइवर इसे देने आया था। चलो, अब बहुत रात हो गई है, मैं तो चला सोने, तुम भी सो जाओ। गुड नाइट अंकल। अतुल के जाते ही सिद्धांत ने उस बॉक्स को देखा। उसमें कुछ नक्काशी की गई थी। देखने से लग रहा था किसी पुराने कलाकार ने तराशा हो और उसके अंदर से एक तेज पीले रंग की रोशनी आ रही थी। ये कैसा बॉक्स है? बड़ा ही अजीब है। ये मेरा नहीं है, ऑटो वाले को कोई गलतफहमी हुई होगी। इतना कहकर सिद्धांत ने वो बॉक्स कमरे के बाहर ही छोड़ दिया और खुद कमरे में चला गया। अब कमरे में सिद्धांत बिल्कुल अकेला था। उसे आज दिन में हुई हर घटना याद आ रही थी। जिंदगी भी कमाल है, एक पल में कैसे पलट जाती है। कल तक मैं अक्षरा को जानता तक नहीं था और आज मेरी उससे शादी हो गई। ए जिंदगी बस इतना करना, ए जिंदगी बस इतना करना, तुझसे कुछ शिकायतें हैं, बस थोड़ा रहम करना। खुद से यूं ही बातें करते हुए जब सिद्धांत ने कपड़े रखने के लिए अपनी अलमारी खोली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके हाथ कांप गए और मुंह से एक शब्द ना निकला। ये बॉक्स, ये यहाँ कैसे? इसे तो मैंने बाहर छोड़ दिया था। मैंने तो इस बॉक्स को वही टेबल पर ही छोड़ दिया था, फिर ये यहाँ कैसे? सिद्धांत उस बॉक्स को अपनी अलमारी में पाकर कंफ्यूज्ड और परेशान दोनों था। एक तरफ तो उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो बॉक्स है क्या, और दूसरी तरफ वो इस बात से परेशान और डरा हुआ था कि बॉक्स अपने आप ही उसका पीछा कर रहा है। सिद्धांत बस उस बॉक्स को घूर रहा था जिसमें से सुनहरे रंग की हल्की रोशनी निकल रही थी। आखिर ये है क्या? मेरे पास कैसे? कौन देकर गया होगा? ये बॉक्स देखने में तो बड़ा ही सुंदर है, खासकर ये नक्काशी। क्या लिखा है? सिद्धांत ने नक्काशी पढ़ने की कोशिश की लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया। समझ नहीं आ रहा लिखा क्या है। हो सकता है कई 100 साल पहले का हो। इंटरनेट को मालूम होगा, फोन से सर्च कर लेता हूँ। सिद्धांत ने अपना फोन निकाला और बॉक्स की फोटो खींचकर अपलोड कर दी, लेकिन ऐसा करते ही उसके होश उड़ गए। नॉट फाउंड? ये क्या है? इंटरनेट पर इस बॉक्स के बारे में कुछ भी नहीं है, न इस नक्काशी के बारे में है। आखिर ये है क्या चीज? सिद्धांत ने वो बॉक्स खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुला। ये तो खुल भी नहीं रहा है, आखिर है क्या इसमें? सिद्धांत उस बॉक्स से अब चिढ़ने लगा था। उसने उस बॉक्स को जोर से हिलाकर देखा तो अंदर से कोई आवाज नहीं आई, लेकिन जब सिद्धांत ने ध्यान से सुना तो वो और ज्यादा डर गया। सिद्धांत के हाथ कांपने लगे और वो बॉक्स उससे छूटकर गिर गया। सिद्धांत परेशान होकर जमीन पर बैठ गया। ये कैसी आवाजें आ रही है इसमें से?
ऐसा लग रहा है जैसे नरक की आग में आत्माएं झुलस रही हो। सिद्धांत इन सब से उबर ही पाया था कि उसे तेज कदमों की आवाजें आने लगी और अचानक झटके से दरवाजा खुला। सिद्धांत ने तुरंत वो बॉक्स बेड के नीचे फेंक दिया और सिर उठाकर देखा तो सामने अक्षरा खड़ी थी। अक्षरा ने सिद्धांत को इस हालत में जमीन पर बैठा देखा तो बोली, बड़ी जल्दी तुम्हें अपनी औकात याद आ गई जो जमीन पर बैठे हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो मैं हाँ हाँ, दे दो सफाई। हो तो बस इसी लायक तुम सफाई करने के, क्योंकि और कोई काम तो आता नहीं तुमको। तुम मुझे समझाने का मौका तो दो। क्या समझाने का मौका दूं तुम्हें सिद्धांत? मैं बस ये कहना चाह रहा था। तुम अब कुछ मत कहो सिद्धांत। देखो, मैं जानती हूँ ये शादी पापा ने करवाई है, और तुम भी ये बात अच्छे से जान लो कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ मालूम है मुझे। कुछ नहीं मालूम है तुम्हें। तुम तो बस मुंह उठाए और चले आए मंडप में शादी के लिए हाँ बोलकर। और क्या सोचकर हाँ बोला था तुमने? क्या करते हो तुम सिद्धांत? कोई नौकरी है? नहीं, पर मैंने कोशिश। मैं अपनी जिंदगी कोशिशों पर नहीं चला सकती। तुम नौकरी नहीं करते, तुम्हारे खानदान के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम। कहाँ से आए हो, क्या हो, कैसे हो, कुछ नहीं पता। बस बन गए तुम मेरे पति। तुम ऐसे क्यों कह रही हो? फिर और कैसे कहूँ? कितने सपने थे मेरे कि मेरा पति अच्छा कमाए, मुझे खुश रखे, मेरे साथ अच्छा टाइम बिताए, लेकिन न जाने कैसी किस्मत है मेरी। हाँ तो मैं भी कर सकता हूँ ना ये सब कुछ। मुझ पे भरोसा तो करो। कैसे कर लूं? और क्या कर सकते हो तुम? तुम बेरोजगार हो सिद्धांत, बेरोजगार। कोई काम नहीं तुम्हारे पास, कुछ नहीं है। और माँ को क्या वादा किया था तुमने कि साल भर के अंदर पैसे लाकर दोगे, और जमीन भी? अरे जिसकी औकात खुद जमीन के नीचे है, वो क्या जमीन खरीदेगा? अक्षरा सिद्धांत को सुनाए जा रही थी और सिद्धांत चुपचाप बस उसकी कड़वी बातें सुन रहा था। अक्षरा, मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है। तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, लेकिन मेरी बात का भरोसा करो। मैं अगर बता पाता तो मैंने बता दिया होता कि हमारी शादी क्यों हुई है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने वादा किया है। अक्षरा सिद्धांत को सुनाते सुनाते थक गई थी। अब उसे अपने लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसलिए वो रोने लगी। मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। अक्षरा रो मत, चुप हो जाओ। दूर रहो मुझसे, पास मत आना मेरे। अक्षरा थोड़ी देर तक तो रोती रही, फिर वो उठकर सिद्धांत के कमरे से चली गई। सिद्धांत भी अपने बिस्तर पर आ गया था और अक्षरा की कही बातों को सोचता रहा। सोच में डूबे हुए जल्द ही सिद्धांत को भी नींद आ गई। चुप हो जाओ और सोने दो। सिद्धांत नींद में था, लेकिन उसने सपने में जो देखा उसकी वजह से वो अचानक उठ गया। क्या था वो? इतना बुरा सपना? सिद्धांत वापस सोने ही जा रहा था कि उसे फिर से कुछ सुनाई दिया। ये आवाज़ें कैसी? ये आवाज तो बेड के नीचे से आ रही है। सिद्धांत ने बेड के नीचे झांक कर देखा तो उसी बॉक्स के अंदर से सुनहरे रंग की रोशनी बाहर आ रही थी और साथ में अजीब सी आवाजें भी। सिद्धांत ने तुरंत उस बॉक्स को निकाला और उसे देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर है क्या इस बॉक्स में, खुल भी नहीं रहा है। सिद्धांत ने अनजाने में उस बॉक्स पर की गई नक्काशी को एक तरफ से छुआ और ऐसा करते ही वो बॉक्स खुल गया। बॉक्स के खुलते ही सिद्धांत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे अजीबोगरीब चीजें दिखने लगी। हाँ, कहाँ हूँ मैं? हाँ, कौन सी जगह है ये? सिद्धांत मानो एक ऐसी जगह पर था जहाँ न कोई जमीन थी और न ही कोई आसमान। वहाँ पर सिर्फ अंधेरा था और सिद्धांत बस उस घने अंधेरे में तैर रहा था। निकालो मुझे यहाँ से, बचाओ, कोई है यहाँ पर? कोई मुझे सुन सकता है? सिद्धांत नहीं जानता था कि जो उसे सामने दिख रहा है वो सिर्फ एक छलावा है जो उस रहस्यमयी बॉक्स के खुलने पर उसे दिखाई दे रहा था। मैं कैसे निकलूं यहाँ से अब? सिद्धांत ये सोच ही रहा था कि उसे एक रोशनी दिखाई दी। वो उसके पास गया तो उसने देखा पास ही एक शीशा भी था। उस शीशे में मशालों में जलती हुई आग की परछाई दिखाई दे रही थी और हैरानी की बात तो ये थी कि वो आग नीले रंग की थी। ये देखते ही सिद्धांत अपने होश में आ गया। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? अभी तो मैं अपने कमरे में था, कहीं ये सपना तो नहीं? सिद्धांत का चेहरा पसीने से तर था। उसकी नजर फिर से उस रहस्यमयी बक्से पर गई तो उसके अंदर से अब कोई रोशनी नहीं निकल रही थी और वो हल्का सा खुला हुआ था। सिद्धांत ने धीरे से बॉक्स को ढंग से खोला
तो देखा वो जितना बाहर से सुंदर था उतना ही अंदर से भी। अंदर लाल रंग का कपड़ा लगाया था जिसके ऊपर एक सफेद कपड़े को रखा गया था। उस सफेद मखमली कपड़े के ऊपर सुनहरे रंग की 3 सुइयां थीं। ये क्या? ये सुइयां तो इस बॉक्स में ये था। सिद्धांत ने वो सुइयां उठाई। इनका वजन तो भारी है। अक्सर सुई हल्की होती है लेकिन ये नहीं है। सिद्धांत ने उन सुइयों को बारीकी से देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। ये सुइयां तो असली सोने की है, लेकिन ये इस बॉक्स में ऐसे। सिद्धांत एक सुई को अपनी उंगली में चुभो कर देख रहा था कि अचानक उसकी उंगली में हल्का सा कट लग गया। काफी नुकीली है ये तो। सिद्धांत अपनी उंगली पे लगे कट को बेसिन में धोने गया तो उसने देखा कि उसका घाव अपने आप तेजी से भर रहा है और देखते ही देखते उसका घाव गायब हो गया। सिद्धांत हैरान हक्का बक्का होकर वहीं खड़ा था। ये कैसे मुमकिन है? ये क्या हो रहा है? मेरा घाव? ये कैसे मुमकिन है? ये घाव ये तो अपने आप भर गया। जब वो उन सुइयों को परख रहा था तब सिद्धांत की उंगली पर एक कट लग गया था, लेकिन देखते ही देखते उसका वो घाव सही भी हो गया, जिसकी वजह से सिद्धांत हैरान था। ये हुआ कैसे? कहीं ये उन सुइयों की वजह से तो नहीं? सिद्धांत ने एक नजर बिस्तर पर पड़ी सुइयों पर डाली, फिर सोचा पता लगाने का एक ही तरीका है, सुइयों को फिर से इस्तेमाल करना। सिद्धांत वापस गया। उसने एक सुई उठाई और अपनी उंगलियों पर चुभाया। 1-2 सेकंड रुकने के बाद उसे खून आने लगा और फिर से वही हुआ जो उसने सोचा था। घाव अपने आप ठीक होने लगा। तो ये चमत्कारी सुइयां हैं जो जख्मों को ठीक करती है। लेकिन अब सवाल यह है कि ये मुझे क्यों मिली है? कल सुबह देखता हूँ, अभी बहुत नींद आ रही है। सुबह हुई तो सिद्धांत ने सोचा कि बगीचे में टहल लेता हूँ। वो टहल ही रहा था कि उसको एक चिड़िया दिखी जो शायद किसी बड़े शिकारी पक्षी के हमले से घायल होकर जमीन पर पड़ी थी। ओहो, ये चिड़िया तो घायल है, इसका इलाज कर देता हूँ। सिद्धांत उस चिड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले गया और उसे मरहम लगाने ही वाला था कि उसे कुछ ध्यान आया। अगर वो सुइयां मुझे ठीक कर सकती है तो इस चिड़िया को भी कर सकेंगी। आजमाने में क्या जाता है, करके देखता हूँ। सिद्धांत ने बॉक्स खोला और उसमें से एक सुई निकाली। मैंने सोच तो लिया कि इन सुइयों का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन करूंगा कैसे ये तो सोचा नहीं। सिद्धांत थोड़ी देर तक सुइयों को एकटक देखता रहा। मैंने सुई अपने उंगली में चुभोई थी, यही करके देखूं क्या? सिद्धांत ने वो सुई ली और चिड़िया के शरीर में घुसा दी। कितनी तेज आवाज है इसकी, शांत हो जा। सिद्धांत के सुई चुभोने से चिड़िया बहुत जोर से आवाज करने लगी, जिसकी गूंज पूरे घर में हो रही थी। हॉल में बैठी नानकी देवी और दीक्षा भी उस आवाज को सुनकर चौंक गए। ये चिड़िया के रोने की आवाज इतनी तेज कहाँ से आ रही है? पता नहीं मॉम, शायद ऊपर से आ रही है। देखती हूँ। नानकी देवी उठकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगी जहाँ सिद्धांत का कमरा था। उधर सिद्धांत अपने कमरे में उस चिड़िया को ठीक करने में लगा था। 1 मिनट तो हो गया, अब सुई को निकाल देना चाहिए। सिद्धांत ने सुई निकाली और थोड़ी ही देर में चिड़िया वापस चहकने लगी। तो ये तरीका है इन सुइयों को इस्तेमाल करने का। और क्या क्या कर सकती है ये सुइयां? चिड़िया ठीक होकर इधर उधर उड़ रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और नानकी देवी सिद्धांत के कमरे में आ गई। ये चिड़िया की आवाज कहाँ से आ रही है? नानकी देवी ने इतना बोला ही था कि चिड़िया ने उनके चेहरे के सामने आकर अपने पंख फड़फड़ा दिए, जिससे चौंककर नानकी देवी को और गुस्सा आ गया। खैर चिड़िया तो वहाँ से उड़ गई, लेकिन नानकी देवी वहीं रुकी रही। उनका मुंह गुस्से से जल रहा था। यहाँ क्या चिड़िया घर खोल रखा है? क्या है ये सब? एक तो बेशर्मी की हद कर दी है इसने। बेरोजगार आदमी होकर भी तेवर देखो इनके। जी वो मैं क्या बकरियों की तरह मैं कर रहा है? जाकर कुछ काम कर, स्टोर रूम की सफाई कर। चल बेटा सिद्धांत, तेरा दिन शुरू हो गया। इनसे लड़ने का कोई फायदा नहीं है। सिद्धांत चुपचाप वहाँ से स्टोर रूम में सफाई करने चला गया। इन लोगों ने कितने सालों से यहाँ सफाई नहीं की है। लगता है जब से ये घर बना है तब से यहाँ कोई आया तक नहीं है। सिद्धांत ने मुंह पर कपड़ा बांधा और अपने फोन में गाना बजाकर काम पर लग गया। आज का ख्वाब तो सच में याद करने लायक था। पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। सिद्धांत के गुनगुनाने की आवाज बाहर तक आ रही थी। वहाँ से गुजर रही अक्षरा ने जब ये सुना तो उसने दरवाजे पर कान लगाकर कुछ देर ध्यान से सुना और फिर चली गई। माँ, वहाँ स्टोर रूम में कौन है? वही निकम्मा कामचोर सिद्धांत, और कौन? कमाता तो है नहीं कुछ
अब उसे मुफ्त की रोटी थोड़ी तोड़ने दूंगी मैं। काम करेगा घर के, और क्या। ओह ओके। अक्षरा ने अपनी माँ से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में सिद्धांत को और जानने की इच्छा जाग गई थी। वो किसी पुरानी हिंदी मूवी का गाना गुनगुना रहा था और अक्षरा को पुराने हिंदी गानों का बहुत शौक था, लेकिन उसकी उम्र में कोई ऐसे गाने सुनता ही नहीं था। उसकी माँ और बहन दोनों मॉडर्न अंग्रेजी गाने सुनती थी। अक्षरा के ज्यादा दोस्त नहीं थे, जो थे वो भी कुछ ज्यादा ही मॉडर्न थे। कौन सा गाना था वो? हाँ, याद आया। अक्षरा ने याद करके वही गाना अपने फोन में चलाया और किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी। उधर सिद्धांत का काम भी पूरा होने वाला था कि तभी उसे कमरे के एक कोने में बड़ा सा सफेद चादर से ढका हुआ कुछ सामान दिखा। चलो, ये आखिरी चीज है जिसे साफ करना है, फिर कुछ खाऊंगा, काफी भूख लगी है। सिद्धांत ने जैसे ही उस चादर को हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ कांपने लगे और सांसें चढ़ गई। वो एक पुराने जमाने का शीशा था और सिद्धांत के लिए डर की बात ये थी कि ये वही शीशा था जिसे सिद्धांत ने पिछली रात सपने में देखा था। ये तो वही है, वही शीशा है जो मुझे दिखा था, लेकिन ये यहाँ। सिद्धांत इतना सोच ही पाया था कि अचानक कमरे की बत्तियां जलने बुझने लगी। सिद्धांत ने आसपास देखा तो उसे सब धुंधला दिखाई देने लगा और फिर अचानक अंधेरा हो गया। मुझे निकलना होगा यहाँ से, मुझे निकलना होगा। सिद्धांत जैसे तैसे वहाँ से निकलना चाह रहा था। ये सीढ़ियाँ खत्म क्यों नहीं हो रही? मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? सिद्धांत अचानक प्रकट हुई उन सीढ़ियों को चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो जितनी तेजी से आगे जाने की कोशिश कर रहा था, उतना ही पीछे होता जा रहा था। अब और नहीं, अब मैं। सिद्धांत जैसे ही रुका, उसके सामने वाला दरवाजा नजदीक आ गया। सिद्धांत ने उसे खोलने की कोशिश की। दरवाजा खुला, पर सिद्धांत ने जो देखा वो किसी भयानक मंजर से कम नहीं था। ये क्या हुआ? सिद्धांत की आंखों के सामने दीवारों पर मशालें थीं, जिनमें नीले रंग की आग जल रही थी। सामने जहां हॉल था उसमें एक सोफा मौजूद था और उस सोफे पर पड़े हुए थे मानव कंकाल। सिद्धांत उन कंकालों के पास गया और एक एक को उठाकर देखने लगा। ये नहीं हो सकता, नहीं। सिद्धांत दहाड़े मार मार कर रोने लगा, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसने जो भी देखा, छुआ, अनुभव किया वो सब सच हो। सिद्धांत वहां से उठकर जाने लगा, लेकिन उसकी परछाई एक जगह टिकी हुई थी। सिद्धांत के हिलने से भी उसकी परछाई पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ कुछ तो है जो बहुत अजीब और बुरा है। सिद्धांत ने फौरन वहां से निकलने में अपनी भलाई समझी कि अचानक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है? क्या ये मेरा वहम है या सच में कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है? मैं ही हूँ वो बुराई। मैं नगीनी वापस आऊंगी। 200 साल इंतजार किया है मैंने। पिछली बार तो मैं हार गई थी, लेकिन इस बार नहीं। सिद्धांत को स्टोर रूम में उस शीशे के मिलने के बाद से ही काफी अजीब चीजों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो बुरी शक्तियां और साए सिद्धांत के आसपास मंडरा रहे हैं। सिद्धांत अंदर से काफी परेशान हो चुका था। ये न जाने मेरे साथ क्या हो रहा है। जब से मैं उस स्टोर रूम में गया हूँ, तब से मुझे अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई है जो मुझे देख रहा है, कुछ होने वाला है। सिद्धांत गुमसुम सा बैठा हुआ था जब उसके ससुर अतुल वहां आए और बोले, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो बताओ सिद्धांत। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो सब मैंने इन्हें बताया तो शायद अजीब लगेगा। क्या पता वो सब सिर्फ मेरा वहम हो। नहीं, वो कल रात ठीक से सो नहीं पाया था और आज स्टोर रूम की सफाई की तो बस वही। एक्चुअली डस्ट से एलर्जी है मुझे। स्टोर की सफाई? अरे तुमने क्यों की स्टोर की सफाई? घर में तो और भी तो नौकर हैं। किसने कहा था तुमसे ये करने को? अतुल की बात सुनकर नानकी देवी वहां आई और तीखे स्वर में बोली, मैंने कहा था। घर का दामाद है वो, अब क्या इससे घर के काम करवाएंगे? तो कौन सा बड़ा महान आदमी है? बेरोजगार है एक नंबर का। मैं इसे अपने घर में मेहमानों की तरह नहीं रखने वाली। या तो घर का काम करे या फिर नौकरी खोज ले, किसी काम तो आए। अब तुम ज्यादा बोल रही हो, उसकी भी इज्जत है। मेरी नजर में नहीं। कह दीजिए इससे कि जाकर कुछ काम ढूंढे।
पता नहीं किस मुहूर्त में मेरी बेटी की शादी हो गई इससे। मेरी तो किस्मत खराब है। मेरी भी। नानकी के वहां से चले जाने के बाद सिद्धांत अतुल से बोला, अंकल, आपको मेरी वजह से इतनी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, तुमने मेरी बात समझी थी और मानी भी थी बिना एक सवाल किए। तुमने मुझ पे भरोसा किया था और इस शादी के लिए मान गए थे, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुम्हें इस घर में कोई दिक्कत ना हो। और मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगा तुम्हारी नौकरी के लिए। ये बात बताना मत किसी को। ठीक है अंकल, जैसा आप ठीक समझे। तुम मुझे अंकल क्यों बोल रहे हो? अरे मैं पहले अंकल लगता था तुम्हारा, लेकिन अब तो मेरी बेटी तुम्हारी जीवन साथी है। शी इज योर वाइफ। मुझे पापा कहा करो। ठीक है अंकल, मतलब पापा। अतुल ऑफिस के लिए निकल गए और उनके साथ अक्षरा भी। नानकी देवी खाली बैठी थी और खाली दिमाग शैतान का घर होता है। उन्होंने सिद्धांत को बेइज्जत करने का एक तरीका सोचा। ए सिद्धांत, इधर सुन। सिद्धांत किचन में अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रहा था। उसने तुरंत नानकी देवी की बात सुनी और उनके पास गया। तुझे नौकरी चाहिए ना? ये एड्रेस ले और इस जगह पर एक पार्सल पहुंचा दे। और हाँ, ठीक से पहुंचाना। पूरे 500 रुपए दूंगी तुझे। कभी देखे हैं इतने पैसे? सिद्धांत नानकी देवी की चाल समझ गया था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। उसने बिना नाश्ता किए उनसे वो पार्सल लिया और चला गया। कहाँ भेजा है मॉम आपने उसे? क्यों अपना पार्सल खराब करवाना चाह रही हैं? अरे उस पार्सल में कुछ है ही नहीं, और पार्सल तो तब पहुंचेगा ना जब उसमें एड्रेस सही होगा। तुम देखती जाओ बस। सिद्धांत उस एड्रेस को खोज रहा था, लेकिन उसे शहर में कहीं भी वो एड्रेस नहीं मिला। एड्रेस खोजते खोजते वो शहर से काफी दूर निकल आया और अब भरी दोपहरी में उसके सर पे थी कड़ी धूप और बेहाल कर देने वाली गर्मी। मुझे समझ नहीं आ रहा ये एड्रेस है कहाँ का। सिद्धांत उस एड्रेस के चक्कर में शहर के बाहरी इलाके में वीरान पड़े एक घर की तरफ आया। जब उसे एहसास हुआ कि ये एड्रेस वाला घर कौन सा है, तब उसे कुछ सूझा और उसने पार्सल खोलने का सोचा। सिद्धांत ने पार्सल खोला तो उसमें कुछ नहीं, सिर्फ कुछ पत्थर थे। तो ये थी आपकी चाल नानकी जी, ये सब सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए। चलिए कोई बात नहीं, एक गलती तो भगवान भी माफ करते हैं। सिद्धांत वहां से निकलने लगा तो उसे महसूस हुआ कि शाम हो चुकी है और थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा। ये लो, अब इसी की कमी थी। अंधेरे में अब वापस जाना होगा, प्यास भी लग रही है। सिद्धांत वापस आ रहा था जब उसे एक जगह आग जलती हुई दिखाई दी। उसने सोचा उधर लोग भी होने चाहिए, तो शायद उनसे पानी लेकर अपनी प्यास बुझा लें। सिद्धांत पास में गया तो देखा आग से थोड़ी दूर एक बाबा थे जो पूरी तरह से ध्यान में मग्न थे। बाबा जी। बाबा ध्यान में थे तो उन्होंने सुना नहीं। सिद्धांत ने सोचा एक बार उसे जोर से चिल्लाना चाहिए। बाबा जी सुनिए। इस बार बाबा ने अपनी आंखें खोली। बोलो। पानी होगा, बड़ी तेज प्यास लगी है। बाबा ने पानी की ओर इशारा किया। सिद्धांत ने पानी पिया और बाबा को धन्यवाद कहकर जाने ही वाला था जब वो बाबा बोल पड़े। तुम्हारी प्यास तो बुझ गई, लेकिन उसकी खून की प्यास नहीं बुझेगी। सिद्धांत के पैर यकायक रुक गए और चेहरे की हंसी गायब हो गई। किसकी खून की प्यास? उसी की जो इंतजार कर रही है पिछले 200 सालों से, वही जिसकी वजह से तुम्हारी ये शादी हुई है। पर वक्त बीत रहा है, वो आ रही है। तुम्हें तैयार रहना होगा बुराई से लड़ने के लिए। तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वो तुम्हारा वहम नहीं है, वो एक माया है, उसकी काली शक्तियों की माया। सतर्क रहना। सिद्धांत को समझ नहीं आया कि वो बाबा उससे क्या कह रहे थे। हालांकि वो इतना तो समझ गया था कि वो बाबा जो भी कह रहे थे कहीं न कहीं सच ही होगा, वरना उन्हें उसकी शादी के बारे में कैसे मालूम होता। और ये भी कि सिद्धांत को अजीबोगरीब चीजें दिख रही हैं। जहाँ एक तरफ सिद्धांत उन बाबा की बातों के बारे में सोच रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अतुल ऑफिस से आकर नानकी देवी पर भड़क रहे थे। तुम्हारी दिक्कत क्या है? क्या मजा आ रहा है तुम्हें उसको परेशान करने में, उसको बेइज्जत करने में? क्या किया है सिद्धांत ने ऐसा? मेरी बेटी की जिंदगी खराब की है उसने, ये किया है। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उसने जो भी किया है मेरे कहने पर किया है। नानकी देवी ये सुनकर गुस्से से लाल, पीली, हरी, नीली हो गईं, क्योंकि उन्हें इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी कि अतुल अब उनकी तरफ न होकर सिद्धांत की तरफ हो चुके हैं। तो मेरी भी बात अब आप सुन लीजिए। जब तक मैं हूँ उसे चैन से जीने नहीं दूंगी।
फिर चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, कितना भी गिरना पड़े। अरे गिर तो तुम गई हो नानकी, अपने ही दामाद से इतनी नफरत, पता नहीं कहाँ लेकर जाओगी इतनी नफरत तुम। दामाद मत बोलिए उसे, दामाद होगा वो आपके लिए। मेरी नजर में उसकी औकात किसी नौकर से ज्यादा नहीं है। इतना कहकर नानकी वहाँ से चली गयी। अतुल हार कर वहीं सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब सिद्धांत वापस आया तो अतुल भागकर उसके पास गए और बोले, ठीक हो तुम? मुझे माफ करना, तुमको ये सब झेलना पड़ रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारे और अक्षरा के लिए एक फ्लैट का इंतजाम कर देता हूँ, शिफ्ट हो जाओ तुम दोनों। नहीं पापा, मैं ठीक हूँ। सिद्धांत इतना बोलकर वहाँ से जाने लगा तो अतुल भी अपने कमरे की तरफ चले गए। सिद्धांत अपने बेड पर लेटकर बाबा की बातों के बारे में ही सोच रहा था। क्या करूँ, इतना कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। सिद्धांत ये सब सोच ही रहा था कि उसके दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई, जैसे कोई दरवाजा ही तोड़ देगा। इस वक्त कौन आ गया? अरे भाई आ रहा हूँ। सिद्धांत ने जैसे ही दरवाजा खोला, अक्षरा उसके सामने खड़ी थी। अक्षरा, तुम इस वक्त यहाँ? क्या हुआ, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अब मुझे मेरे ही घर में आने की परमिशन लेनी पड़ेगी? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो बस इतनी रात गए। बताओ कोई काम था क्या? तुम हमेशा से ही इतने इरिटेटिंग थे या मुझसे कुछ खास लगाव है? मैं कुछ समझा नहीं। छोड़ो, कुछ नहीं। क्या अब मैं अंदर आ जाऊं या सारी बातें तुम यहीं खड़े खड़े करोगे? हाँ हाँ प्लीज। मैं अपने लिए कॉफी बना रही थी तो सोचा तुम्हारे लिए भी बना लूं। ये लो। सिद्धांत को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। आज से पहले उसने कभी अक्षरा का ये रूप नहीं देखा था। कहाँ खो गए तुम? आई होप अब तुम मेरे साथ एक कॉफी तो पी ही सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू फॉर दिस। देखो सिद्धांत, मैं जानती हूँ हमारी शादी जिन सर्कमस्टेंसेस में हुई है उससे हम दोनों ही काफी शॉक्ड हैं, और तुम्हारी हालत भी मेरी जैसी ही है। तो मॉम की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, और मेरे बिहेवियर के लिए भी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुम मॉम की बातों को ज्यादा माइंड मत किया करो। वो थोड़ी सी रूड है पर दिल की बुरी नहीं है, और गलती उनकी भी नहीं है। उन्होंने मेरी शादी के लिए बहुत सपने सजाए थे, पर देखो ना, अब तो क्या से क्या हो गया। अक्षरा, मुझे नानकी जी की किसी बात का कोई बुरा नहीं लगता। तुम्हें उसके लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पर तुमने मेरे बारे में इतना सोचा उसके लिए थैंक यू। अब सोचना तो पड़ेगा, फॉर्मेलिटी और जबरदस्ती ही सही, पर हैं तो हम दोनों पति पत्नी ही। दरअसल आज अक्षरा का ये बदला स्वभाव सिर्फ इसलिए था क्योंकि कहीं न कहीं उसे समझ आ रहा था कि सिद्धांत अब उसका पति है, और अगर वही उसकी इज्जत नहीं करेगी तो बाकी कोई क्यों करेगा। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम अभी कोई गाना सुन रहे थे, मैंने सुना बाहर से। बंद क्यों कर दिया? प्ले करो ना। ओ वो तो बस ऐसे ही मुझे पुराने गाने सुनने पसंद है। जब अकेला होता हूँ लगा लेता हूँ। तुम्हें नहीं पसंद आएंगे। अरे ये किसने कहा मुझे नहीं पसंद आएंगे? मैं खुद सिर्फ ओल्ड सॉन्ग्स ही सुनती हूँ, पुराने गानों की बात ही अलग है। अक्षरा के कहने पर सिद्धांत ने गाना लगा दिया। अरे ये तो मेरा फेवरेट सॉन्ग है। मेरा भी। कुछ कहा तुमने? नहीं, वो बस। ऐसे ही काफी देर तक अक्षरा सिद्धांत से बातें करती रही, और फिर वहीं बालकनी में बैठे बैठे कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही न चला। सिद्धांत ने जब अक्षरा की तरफ देखा तो उसे जगाने की कोशिश करने लगा। अक्षरा, अक्षरा। पर तब तक अक्षरा गहरी नींद में जा चुकी थी। उसे ऐसे सोता देख सिद्धांत ने उसे जगाना ठीक नहीं समझा। अरे ये तो यही सो गई, अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूँ, इसे अपने कमरे में सुलाकर मैं नीचे ड्राइंग रूम में सोफा पर सो जाऊंगा। सिद्धांत ने धीरे से अक्षरा को अपनी गोद में उठाया। आज पहली बार वो अक्षरा को इतने करीब से देख रहा था। उसकी बेहद खूबसूरत आंखें, गुलाब से होंठ। थोड़ी देर तो सिद्धांत बस उसे निहारने में ही खो गया था। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो उसने अक्षरा को बेड पर लेटाया और खुद नीचे आकर सो गया। अबे ओ, रात भर क्या तूने पत्थर तोड़े हैं जो अभी तक घोड़े बेच के सो रहा है? पता है ना, सबके ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। नाश्ता क्या तेरा बाप बनाएगा आकर? अपने सर पर इन ताजी ताजी गालियों को सुनकर आज सिद्धांत की आंख खुली। उसने देखा तो नानकी देवी रेडियो के मॉर्निंग शो की तरह उनके कान में बज रही थी। फर्क बस ये था कि वो सुरीला होता है और ये बेसुरा। सुना नहीं तूने?
और तू पहले ये बता, यहाँ क्यों पड़ा है? ये दिया है ना तुझे तेरा कमरा? अरे माँ, आप समझती नहीं है। जिसे जमीन पर सोने की आदत हो, उसे कहाँ हमारे मखमल के गद्दे पर नींद आएगी? नीचे का इतना शोर शराबा सुन अक्षरा की भी आंख खुल गई और वो बाहर आई। क्या हुआ माँ, सुबह सुबह ये इतना शोर कैसा? नानकी देवी ने जब पीछे पलटकर देखा कि अक्षरा सिद्धांत के कमरे से निकलकर आ रही है तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। अक्षरा, तुम इस फटीचर के कमरे में क्या कर रही हो? मर गई, अब होगा ड्रामा शुरू। लो, गई भैंस पानी में। निकल ले बेटा सिद्धांत, इसके पहले कि तू इन माँ बेटी का पंचिंग बैग बने। अक्षरा दौड़ती हुई नीचे आई और नानकी को समझाने की कोशिश करने लगी। माँ, जैसा आप समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। मैं समझाती हूँ आपको। अंधी नहीं हूँ मैं। मैंने तुम्हें इस फटीचर से दूर रहने को कहा था ना। अरे आप मेरी बात तो सुनो। वो कल रात मेरे रूम का एसी नहीं चल रहा था, तो अब मैं गर्मी में कैसे सोती, इसलिए मैं इसके कमरे में सो गई और ये यहाँ। नानकी कुछ और कह पाती इसके पहले ही अतुल वहाँ आ गए। क्या बात है अक्षरा, आज ऑफिस नहीं जाना क्या? जल्दी जल्दी रेडी होकर आओ। और नानकी, तुम जाओ जरा नाश्ते की तैयारी करो। नानकी ने अक्षरा की तरफ एक तिरछी नजर डालकर कहा। तुम्हारी खबर तो मैं शाम को लूंगी। जहाँ एक तरफ खन्ना निवास में ये सब चल रहा था, वहीं मीलों दूर कोई था जो काले जादू और खौफ के बीच बैठ बेसब्री से उस रहस्यमयी बॉक्स को ढूंढ रहा था। काली शक्तियों का सिर पर ताज होगा, इस जहां पर मेरा राज होगा। हर तरफ बस दिखेगी मौत और खौफ का आगाज होगा। एक अंधेरे कमरे में चारों तरफ सिर्फ धुआं और अजीब सी काली शक्तियों का घेरा था, जिसके बीचों बीच एक बड़े से पानी के कटोरे में रोशनी चमक रही थी। तभी एक अदृश्य हाथ ने उस कटोरे के अंदर राख जैसी दिखने वाली कोई चीज डाली। वो डालते ही उस कटोरे से तेज धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उसमें कई तस्वीरें बनने लगीं। अब खुलेंगे वो सारे राज जिनका बरसों से था मुझे इंतजार। अब जल्द से जल्द ढूंढना होगा मुझे वो तिलिस्मी बक्सा जिसकी थी सालों से मुझे तलाश। हे अंधमत झील, दिखा मुझे वो जो देखना चाहूं मैं। ले चल मुझे वहां जहां है वो तिलिस्मी बक्सा। ये कहते हुए नगिनी ने उस कटोरे के अंदर खून डाला। खून के गिरते ही अंधतम झील यानी उस कटोरे का रंग बदल गया और सामने एक बड़ा सा घर और उसमें रह रहे सभी लोग दिखने लगे। उफ, ये इंसानी खुशबू। कई बरस बीत गए, इस खुशबू से रूबरू हुए। अब फिर वही स्वाद चखने मिलेगा, वही लाल मांस। नगीनी, अब आप क्या करने वाली हैं? अब वो होगा क्रूरिका जिसे देख ये सारे इंसान कांपेंगे। उस तिलिस्मी बक्से को हासिल करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगी। अब होगा मौत का वो तांडव जिसे देख खौफ भी डरेगा। अब शुरू होगा चूहे बिल्ली का खेल। हर हालत में मुझे वो तिलिस्मी बक्सा चाहिए, इसके पहले कि ये बेवकूफ इंसान उसकी शक्तियां ही बर्बाद कर दे। अब तक सिद्धांत की जिंदगी में जो थोड़ी बहुत शांति थी वो भी भंग होने वाली थी, क्योंकि कोई था जो उस रहस्यमयी बॉक्स को ढूंढते हुए लौट आया था। अब ये खेल उतना आसान नहीं होने वाला था। अब खन्ना निवास पर और क्या तूफान आने वाला था ये तो वक्त ही बताएगा। माँ रुकिए, मुझे आपसे बात करनी है। बात तो मुझे भी तुमसे करनी है अक्षरा। आज सुबह जो हुआ वो मैं भूली नहीं हूँ, और मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है कि तुम उस फटीचर को इतना भाव कैसे दे रही हो। अरे बस 1 साल की बात और है, फिर तुझे इस रिश्ते से आजाद कर दूंगी मैं। बस 1 साल झेल ले। नहीं माँ, आप मेरी बात नहीं समझ रही हो। अब आप माने या ना माने, पर सिद्धांत ही मेरा पति है। मेरी शादी हुई है उससे। कब तक सच से भागती रहूंगी मैं? वो शादी नहीं, बस एक समझौता है अक्षरा, जिसमें सिर्फ तुम्हारे पापा की मर्जी थी। अरे वो फटीचर मेरा जमाई तो दूर, मेरा नौकर बनने के लायक भी नहीं है। इनफ माँ, कब तक आप सिद्धांत को ऐसे ही कोसती रहेंगी? वो इतना बुरा भी नहीं है। रही बात हैसियत और पैसे की, तो वो भी वक्त के साथ आ जाएगा। आप हमारे रिश्ते को एक मौका तो देकर देखिए। अक्षरा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है।
अरे कभी खुद को और उसे देखा है? जमीन आसमान का फर्क है तुम दोनों में। नहीं, मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी और ना ही इस रिश्ते को। ठीक है माँ, पर अब से आप सिद्धांत की सबके सामने ये बेइज्जती नहीं करेंगी। इतना कहकर अक्षरा पैर पटकते हुए कमरे से बाहर चली गई। नानकी देवी बस वहीं खड़ी खड़ी अक्षरा को देख रही थी। उन्हें अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ भी अभी अक्षरा ने कहा है वो सच है। आज से पहले अक्षरा ने कभी भी नानकी से इस लहजे में बात नहीं की थी। दीक्षा दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। अक्षरा के जाते ही वो कमरे में जलती आग में घी डालने आ गई। माँ, क्या जो मैं देख रही हूँ वही आप भी देख रही हैं? साफ साफ बोल, क्या कहना चाहती है? इस सिद्धांत ने तो दी को पूरा अपने वश में कर लिया है। देखो ना कैसे उसकी ही भाषा बोलने लगी है। अभी तो शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। हाँ मैं देख रही हूँ, पर मेरा नाम भी नानकी देवी खन्ना है। ऐसे तो अक्षरा को अपने हाथों से नहीं निकलने दूंगी। अब तू देख मैं इस सिद्धांत का क्या करती हूँ। दीक्षा, इस सिद्धांत की कुंडली निकाल। कहाँ रहता है, क्या करता है, सब कुछ। दीक्षा नानकी की बातों को सुनकर काफी खुश थी, क्योंकि वो तो चाहती ही यही थी। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा अब मन ही मन सिद्धांत के बारे में सोचने लगी थी। मैं ऐसा क्या करूं जिससे माँ के मन में सिद्धांत के लिए जो नफरत है उसे प्यार में बदल सकूं? हाँ, एक आइडिया है। मैं जानती हूँ माँ को क्या चाहिए। अक्षरा सीधे सिद्धांत के पास चली गई। उस वक्त वो किचन में सबके लिए डिनर की तैयारी कर रहा था। सिद्धांत, ये सब छोड़ो, तुम मेरे साथ आओ। पर मुझे अभी डिनर बनाना है, वरना नानकी जी का गुस्सा तो तुम जानते ही हो। तुम उसकी चिंता मत करो, कहना ये सुदीप बना लेगा। अक्षरा सिद्धांत को सीधे अपने कमरे में ले आई और अपना लैपटॉप खोल के बैठ गई। ये क्या है? ये देखो सिद्धांत, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कंपनीज में जॉब अप्लाई की थी। कल तो 1-2 जगह से हो सकता है इंटरव्यू कॉल भी आ जाए। देखो सिद्धांत, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, पर ये सब जरूरी है। एक बार तुम्हारी नौकरी लग गई तो देखना माँ का गुस्सा यूं पिघल जाएगा। अक्षरा, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अतुल अंकल से मैं पहले ही इस बारे में बात कर चुका हूँ और मैं खुद नौकरी ढूंढ रहा हूँ। कुछ दिनों में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। देखो, तुम चाहो तो हमारी कंपनी भी ज्वाइन कर सकते हो, पर मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो। और अगर पापा ने तुम्हें हमारी कंपनी में जॉब दे भी दी तो माँ को लगेगा कि हमने तुम्हारी मदद की है और उन्हें तुम्हारे हार्डवर्क का पता नहीं चलेगा। बट आई नो तुम बहुत जल्द उनकी ये सोच बदल दोगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो ठीक है, फिर डिनर टेबल पर मिलते हैं। अक्षरा तो अपनी बात कहकर वहाँ से चली गई, पर सिद्धांत अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था। आज अक्षरा ने जो कुछ भी उसके लिए किया, उससे उसे खुद के लिए काफी छोटा महसूस हो रहा था। उसे एहसास हो रहा था कि उसे अक्षरा की नजरों में खुद को साबित करना होगा। सिद्धांत का मूड काफी ऑफ था, इसलिए वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। अब जल्द से जल्द एक नौकरी ढूंढकर मुझे यहाँ से जाना होगा। अब मैं यहाँ और नहीं रुक सकता। सिद्धांत खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी उसकी बंद अलमारी में से अपने आप खटखटाने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था कि अलमारी में कुछ है जो बाहर आने को आतुर है। ये अलमारी तो बंद है, फिर ये आवाज कैसी? अंदर कौन हो सकता है? सिद्धांत ने डरते डरते अलमारी का दरवाजा खोला तो उसने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान था। ये इस बॉक्स को क्या हो रहा है? ये इतना हिल क्यों रहा है? अभी थोड़ी देर पहले जो खटखटाने की आवाज आ रही थी वो अलमारी से नहीं बल्कि उस रहस्यमयी बॉक्स से आ रही थी। सिद्धांत ने बॉक्स उठाया और उसे बेड पर रख दिया। अचानक उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। सिद्धांत बस खड़े खड़े ये सब होते हुए देख रहा था और तभी एक तेज धमाके के साथ चारों तरफ काला धुआं छा गया। ये मैं कहाँ हूँ? मेरे सिर में इतना दर्द क्यों? ये मुझे क्या हो रहा है? सिद्धांत खुद को संभालते हुए उठा और अपने चारों तरफ देखने लगा। वो था तो अपने ही कमरे में, पर कमरे की हालत काफी बदली हुई थी। वो कमरा किसी खंडहर की तरह लग रहा था। हर तरफ मकड़ी के जाले, काली दीवारें कि तभी रहस्यमयी बॉक्स से एक चिट्ठी बाहर निकली। सिद्धांत ने वो चिट्ठी जैसे ही अपने हाथ में ली, उसे उस चिट्ठी में से बेहद डरावनी आवाज सुनाई देने लगी।
काली शक्तियों का सिर पर ताज होगा। इस जहां में मेरा राज होगा। हर तरफ बस मौत दिखेगी और खौफ का आगाज होगा। लौट आई हूं मैं और अब ये तिलिस्मी बक्सा मेरा है। मेरे कान! बंद करो इस आवाज को। कौन है यहाँ? ये आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। तुम्हारी इंसानी खुशबू मुझे तुम तक ले ही आएगी। इन काली आंखों से कुछ नहीं छुप सकता। बंद करो इस आवाज को। आओ आओ मेरा सर। बस अब और नहीं। ये सब क्या हो रहा है? सिद्धांत अब बेकाबू हो चुका था। हवा में उड़ती चिट्ठी और उससे निकलती वो आवाज उसे कमजोर करने के लिए काफी थी। धीरे धीरे सिद्धांत बेहोश होने लगा। है कोई गुमनाम, है कोई बदनाम, लेकिन किसको खबर कि कौन है वो? है कोई अनजान। मेरा सर! ये क्या हो रहा है? उस आवाज को सुनकर सिद्धांत बेहोश हो गया था। बेहोशी की हालत में सिद्धांत के कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, दर्पण द्वार की चाबी। थोड़ी देर बाद जब सिद्धांत की आंखें खुली तो वो जमीन पर था और उसके कुछ दूर पर वो बॉक्स खुला पड़ा था। सिद्धांत तुरंत उसकी तरफ भागा। आखिर ये चल क्या रहा है? मुझे वापस उन बाबा के पास जाना चाहिए। वो कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। सिद्धांत बॉक्स को बंद करके रखने ही वाला था कि उसकी नजर बॉक्स के अंदर वाले हिस्से में गई, जो एक कोने से थोड़ा अलग दिख रहा था। ये क्या है? ये इसके अंदर कुछ है शायद। देखता हूँ। सिद्धांत ने बॉक्स के अंदर एक मखमली गत्ते जैसी परत को हटाया तो देखा अंदर की तरफ भी कुछ नक्काशी की गई है। इसमें भी कुछ लिखा है, पर ये वही है जैसा बॉक्स के ऊपर था। अब ये भी अलग मुसीबत। मुझे उन बाबा के पास जाना ही पड़ेगा। अगले दिन सिद्धांत इंटरव्यू देने के बाद उसी एड्रेस पर निकल गया जहां नानकी ने उसे परेशान करने के लिए भेजा था। अब ये बाबा मुझे किधर मिलेंगे? अगर मुझे सच जानना है तो उन्हें खोजना ही पड़ेगा। काफी देर हो गई थी सिद्धांत को उस बाबा का पता लगाते लगाते, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। क्या जिंदगी है यार। जो चाहो मिलता नहीं है, जो ना चाहो वो फ्री फंड का मिले जा रहा है। सिद्धांत जाने ही वाला था कि उसके कदम रुक गए। उसने बाईं तरफ देखा तो वही बाबा किसी दूसरी दिशा में चले जा रहे थे। बाबा जी रुकिए। लेकिन वो बाबा नहीं रुके। सिद्धांत ही दौड़कर उनके पास गया। बाबा जी, मैं कब से आपको आवाज दे रहा हूँ, सुनाई नहीं देता है क्या? बेटा, मुझे तो सुनाई देता है, पर क्या तुम सुन पा रहे हो बुराई की वो चीख? बाबा जी, पहेलियां मत बुझाइए। मुझे जानना है आपको क्या मालूम है। वो आ रही है, वो आ रही है। तुम्हारी पत्नी अक्षरा ही दर्पण द्वार की चाबी है और तुम्हारा फर्ज है कि तुम उसकी रक्षा करो। अरे एक बार में एक चीज, कौन आ रही है? कैसी चाबी? मेरी बीवी चाबी है और अब ये दर्पण द्वार क्या है? वक्त आने पर सब समझ जाओगे। अरे मतलब कौन सा वक्त आने पर? ऐसा लग रहा है मेरा बुरा वक्त शुरू हो चुका है। सिद्धांत और भी कुछ पूछना चाहता था लेकिन वो बाबा जा चुके थे। सिद्धांत घर की तरफ वापस मुड़ गया और घर आते ही उस पे बिजली गिर पड़ी। कहाँ गए थे गवर्नर साहब? प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में? नहीं, मैं वो कोई बहाना सोच ले भाई, वरना यही दफन कर दिया जाएगा तू। चल जाकर कॉफी बना मेरे लिए। नानकी देवी को उनकी कॉफी देने के बाद सिद्धांत अपने कमरे में आया और वहीं बॉक्स लेकर बैठ गया। वो बॉक्स को ध्यान से देख रहा था कि तभी पावर कट हो गया। अरे यार, ये बिजली भी ना। सिद्धांत बड़बड़ा ही रहा था कि उसने देखा बॉक्स के अंदर से जो सुनहरी रोशनी निकलती है वो अब बॉक्स के कवर से निकल रही थी और नक्काशी किए गए अक्षर थोड़े थोड़े चमक रहे थे। अरे बाप रे, तो ये माजरा है इस अनोखे बॉक्स का। ये सुनहरी रोशनी इसलिए है कि अंधेरे में देखना पड़ता है इस बॉक्स को, और ये नक्काशी से निकलती रोशनी, ये तो कुछ। सिद्धांत इतना देख ही पाया था कि बिजली वापस आ गई। सिद्धांत ने कुछ सोचा और तुरंत बॉक्स को लेकर स्टोर रूम में पहुंच गया। उसने लाइट ऑफ की और बॉक्स को शीशे की तरफ कर उसके सामने खड़ा हो गया। अब मुझे समझ आ रहा है कि इंटरनेट पर कभी कुछ क्यों नहीं मिल रहा।
क्योंकि ये नकाशी कुछ है ही नहीं। इसमें से निकलती रोशनी एक अलग ही लैंग्वेज है जो शीशे में ही दिखती है। सिद्धांत ने उस लिखावट की फोटो क्लिक की, लेकिन जब वो बाहर निकल रहा था तभी कुछ सामान से टकरा गया। सामान गिरते ही काफी तेज आवाज हुई। बाहर बैठी नानकी देवी को आवाज सुनाई पड़ी तो वो स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। मर गए आज तो। भाई नानकी जी कच्चा चबा जाएंगे। काश मैं गायब हो जाऊं। सिद्धांत ये सब सोच ही रहा था कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला और नानकी लाइट ऑन करके अंदर आ गई। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये सामान अपने आप कैसे गिर रहा है? इस काम चोर ने जरूर ठीक से नहीं रखा होगा। कैसा लड़का ले आए हैं, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। सिद्धांत ये सब सुन तो रहा था, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नानकी देवी ने उसे देखा कैसे नहीं। जब नानकी देवी जाने लगी तो सिद्धांत भी उनके पीछे चल दिया और किसी तरह बाहर निकलकर वापस अपने कमरे में आ गया। आज तो बच गए, लेकिन उन्होंने मुझे देखा कैसे नहीं? कहीं मैं... सिद्धांत ने इतना सोचा ही था कि उसे याद आया कि उसने ही बोला था कि काश वो गायब हो जाए। सिद्धांत की हैरानी, हंसी और ताज्जुब का ठिकाना नहीं था। यकीन नहीं हो रहा है, ये बॉक्स ये सब भी कर सकता है। और क्या क्या कर सकता है ये बॉक्स? सोचता हूँ, अगर ये मुझे गायब कर सकता है तो क्या ये मुझे किसी दूसरे इंसान में बदल सकता है? सिद्धांत को ना जाने क्या सूझा कि उसने अपने आप को अक्षरा में बदलने का सोचा। चलो ट्राई करता हूँ, मुझे अक्षरा में बदल दो। सिद्धांत ने आंखें बंद करके ऐसा बोला और आंखें खोलते ही ये क्या? मैं तो वैसा ही हूँ जैसा था, कुछ तो बदला ही नहीं। लगता है ये सिर्फ गायब कर सकता है लोगों को। खैर, काफी वक्त बीत गया है, डिनर बना लेना चाहिए। सब ऑफिस से आते ही होंगे। सिद्धांत नीचे किचन में जा रहा था कि नानकी देवी ने उसे देख लिया और बोली, अक्षरा, तुम ऑफिस से कब आई? और पापा नहीं आए साथ में? नानकी के मुंह से ये बात सुनकर सिद्धांत वहीं का वहीं जम गया। उसके पैर आगे ही नहीं बढ़े और आंखें चौड़ी हो गई। वो बिना कुछ सोचे सीधे अपने कमरे में चला गया। अरे कहाँ जा रही हो? सुनो तो, अजीब लड़की है। सिद्धांत अपने कमरे में पहुंचकर हाँफ रहा था। भगवान, सारे विस्फोट आज ही करवाएंगे क्या आप? पर एक बात तो अब समझ आ गई कि ये बॉक्स गायब करने के साथ साथ इंसान का रूप भी बदल सकता है। प्लीज अब मुझे वापस सिद्धांत बना दो। इतना कहकर सिद्धांत कुछ देर वहीं रुका और फिर नीचे जाने लगा। इस बार भी उसे नानकी देवी मिली। अरे ओ भिखारी, डिनर कब बनाएगा? और ये अक्षरा को भी बुला कर ले आ, मुझे उससे बात करनी है। नानकी ने इतना कहा ही था कि अक्षरा और अतुल सामने गेट से चलते हुए आ रहे थे। नानकी उन्हें देखकर हैरान थी। अक्षरा, तुम अभी बाहर से कैसे आ रही हो? मम्मी कैसी बात कर रही हैं? गेट बाहर है तो वहीं से आऊंगी ना। सिद्धांत, मेरे लिए कॉफी बना दो। नानकी हैरान थी और सिद्धांत मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे उस बॉक्स की ताकत की एक झलक मिल गई थी, पर कोई था जो ये सब होते हुए देख रहा था। बेवकूफ लड़के, तू तिलिस्मी बक्से की ताकत को नहीं जानता। तू उसकी ताकत को बर्बाद कर रहा है। खिलौना नहीं है वो कोई, पर जल्द ही वो मेरा होगा। मैं करूंगी उसकी ताकत का पूरा इस्तेमाल। फिर कोई नहीं बचा पाएगा उसको मेरे कहर से। सिद्धांत, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? अच्छा गया था। रात के वक्त अक्षरा ने डिनर टेबल पर सिद्धांत से ये सवाल किया। सिद्धांत का जवाब सुनकर अक्षरा और अतुल तो खुश हुए, लेकिन नानकी और दीक्षा भौहें चढ़ाकर एक दूसरे को देख रहे थे। कैसा इंटरव्यू? सिद्धांत ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, उसी के बारे में पूछ रही थी मैं। अब क्या ये हमारी कंपनी में नौकरी करेगा? अरे इसके लायक नौकरी है भी वहाँ। लोग क्या कहेंगे कि किसी भी ऐरे गैरे को उठाकर रख दिया है हमने। मम्मी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। सिद्धांत हमारी कंपनी में नहीं आ रहा है। उसने कई और इंटरव्यूज दिए हैं और जितना गंवार आप उसे समझती हैं उतना वो है नहीं। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से। लेकिन अपने पापा का ध्यान रखने के लिए उसने कभी नौकरी नहीं की, पर अब सिद्धांत जॉब करेगा। सिद्धांत नहीं चाहता था कि ये सब बातें सबके सामने आएं, लेकिन अक्षरा से देखा नहीं जा रहा था कि उसकी माँ नानकी देवी और बहन दीक्षा सिद्धांत को एक नौकर की तरह ट्रीट करते रहे। दीक्षा नानकी के बगल में बैठी थी। उसने नानकी के कान में धीमे से बोला, माँ, अगर ये फटीचर नौकरी पर जाएगा तो फिर ये पैसे कमा लेगा
और आपका प्लान फेल हो जाएगा। अब क्या करें? नहीं, ये कैसे हो सकता है? अगर ये नौकरी करेगा तो घर पे खाना कौन बनाएगा? ये क्या यहाँ मुफ्त की रोटी तोड़ने आया है? नानकी की बातें सुनकर अक्षरा को गुस्सा आ गया, लेकिन सिद्धांत ने बात संभालते हुए कहा। नहीं, मैं कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे। नानकी और दीक्षा कुछ नहीं बोल सकी। डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए, लेकिन अक्षरा जब अपने रूम में पहुंची तो पीछे से नानकी देवी और दीक्षा भी आ गईं। उसका इंटरव्यू तूने करवाया ना? अक्षरा शांत थी। उसने एक नजर नानकी देवी पर डाली और कुछ न बोलना ही ठीक समझा, इसलिए वो चुपचाप अपना काम करती रही। लेकिन उसका ये रवैया नानकी देवी से नहीं झेला गया। वो तुरंत बोल पड़ी। मैं कुछ पूछ रही हूँ। देख रही है माँ, लगता है दीदी को वो पसंद आने लगा है। माँ, मैंने जो किया ठीक किया है। वैसे भी आप ही कहती रहती थी ना कि वो बेरोजगार है, नौकरी नहीं करता है। अब होगी उसके पास भी नौकरी। अरे, उस फटीचर के लिए इतना करने की क्या जरूरत है? बस कुछ ही दिन का मेहमान है वो। उसके बाद तो उसे लात मार कर निकालूंगी। अक्षरा चिढ़ने लगी, पर फिर भी उसने शांत होकर कहा। अच्छा ठीक है, पर पहले आप दोनों निकलिए मेरे कमरे से और मुझे सोने दीजिए। अक्षरा उन दोनों को भेजकर वापस अपनी टेबल पर बैठी, लेकिन उसका काम में मन नहीं लगा। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और बेड पर सोने चली गई। लेकिन अक्षरा को नींद में भी सुकून नसीब नहीं होना था। अक्षरा अपने सपने में वही देख रही थी जो सिद्धांत ने देखा था। गुप्त अंधेरा, न जमीन न आसमान, और कुछ दूरी पर एक हल्की सफेद रोशनी। मैं कहाँ हूँ? मुझे डर लग रहा है। कोई है? कोई सुन रहा है मुझे? मुझे अकेला मत छोड़ो। अक्षरा उस अंधेरे में आगे बढ़ते जा रही थी कि उसने देखा एक सफेद रोशनी भी है। वो उस रोशनी के पास गई तो उसे एक शीशा दिखाई दिया, वही शीशा जो एक वक्त सिद्धांत को दिखा था। ये क्या है? ये शीशा? अक्षरा उस शीशे में देख ही रही थी कि उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखी। मम्मी, बचाओ मुझे, निकालो मुझे यहाँ से। अक्षरा परेशान होने लगी। उसका डर बढ़ने लगा। वो इधर उधर देख ही रही थी कि परछाई ने अपना हाथ शीशे से बाहर निकाला। आओ रानी पद्मिनी, तुम्हारा ही इंतजार था मुझे। बदले की आग में झुलस रही हूँ मैं पिछले 200 सालों से। तुम नहीं बचोगी मुझसे। आ रही हूँ मैं। अक्षरा अचानक सपने से उठी और कांपने लगी। वो मुझे मार डालेगी। उस रात अक्षरा को नींद नहीं आई। वो पूरी रात उस सपने के बारे में सोचती रही। सुबह उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसने ऑफिस न जाना ही ठीक समझा। वो सुबह से अपने कमरे में थी। आज अक्षरा नजर नहीं आ रही है, क्या बात है? मुझे क्या पता, अपनी बेटी से पूछिए। अतुल को नानकी का बिहेवियर अजीब लगा, लेकिन चूंकि वो वैसी ही थी तो उन्होंने खुद ही अक्षरा से पूछना ठीक समझा। अतुल अक्षरा के कमरे में गए और दरवाजा खटखटा कर बोले, बेटे आप ठीक हैं? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? थोड़ी देर बाद अंदर से अक्षरा की आवाज आई। नहीं, आज मन नहीं, तबीयत थोड़ी खराब लग रही है। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं, मैं आराम कर रही हूँ। सिद्धांत से बोल दीजिए मेरा ब्रेकफास्ट यहीं भेज दे। अच्छा ठीक है, आराम करो। अतुल ने जाते जाते सिद्धांत को बोल तो दिया, लेकिन उनकी बात सुनकर नानकी का मुंह खुला का खुला रह गया। ये फटीचर कुछ ज्यादा ही पंख नहीं फैला रहा इस घर में? हाँ माँ, देखा नहीं कल कैसे दी ने हम दोनों को कमरे से निकाल दिया था, और आज कैसे उससे अपना नाश्ता मंगवा रही है। नानकी देवी तो खैर गुस्से से जलकर राख हो चुकी थी, पर सिद्धांत जब अक्षरा को ब्रेकफास्ट देने गया तो अक्षरा की बातों ने उसे उन्हीं बाबा के बोल याद दिला दिए। अक्षरा, तुम्हारा ब्रेकफास्ट यही बाहर रख दूं? नहीं, यहाँ अंदर ले आओ। सिद्धांत जब अंदर गया तो उसने देखा अक्षरा अपने बेड पर एक कोने में बैठी हुई थी। सिद्धांत को पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर उसने कुछ कहा नहीं और वहाँ से जाने लगा तो अक्षरा एकदम से बोल पड़ी। सुनो, तुम्हें बुरे सपने आते हैं तो तुम क्या करते हो? मैं मालूम नहीं, कभी कोई था नहीं वैसे बताने के लिए कि क्या करना चाहिए। क्या हुआ, ऑल ओके? हाँ हाँ, अक्षरा सिद्धांत को बताने से पहले हिचकिचा रही थी। मैं ठीक हूँ, तुम ब्रेकफास्ट वहीं टेबल पर रख दो और चले जाओ। सिद्धांत ने वैसा ही किया।
उस दिन सिद्धांत अपने एक और इंटरव्यू के लिए बाहर निकला था। आते वक्त उसने टैक्सी ली और घर की तरफ बढ़ गया। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चलाते समय थोड़ा परेशान दिख रहा था। ये देख सिद्धांत ने उससे पूछ लेना ही ठीक समझा। क्या हुआ भैया, सब ठीक तो है? नौकरी पसंद नहीं है क्या? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अब आपको क्या बताऊं, वही घर पे समस्या है। अरे बता दीजिए, शायद दिल हल्का हो जाए। वैसे भी समस्या तो सबके पास होती है, सुलझाना जरूरी होता है, और उससे जरूरी किसी सुनने वाले का होना। नहीं सुलझ रही भैया, बिटिया बीमार है। डॉक्टर ने कहा है 3-4 लाख रुपए लगेगा इलाज में। पैसों का इंतजाम कर रहा हूँ, इसीलिए दिन रात टैक्सी चलाता हूँ। तबीयत खराब हो जाएगी ऐसे तो आपकी भी। अरे हमारी बिटिया बच जाए वही बहुत है। सिद्धांत को ड्राइवर की बात सुनकर अपने पापा की याद आ गई कि कैसे वो उसकी हर इच्छा पूरी करने के लिए आगे रहते थे, कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया करते थे। सिद्धांत ये सोच ही रहा था कि उसे उन सुनहरी सुइयों की याद आई। अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहें भैया, क्या बात है? मेरा नंबर रखिए, मुझे आज शाम को फोन कीजिएगा। सिद्धांत अपना नंबर देकर थोड़ी देर में खन्ना मेंशन पहुंच गया। सुनहरी सुइयों को आजमाने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अगर ये सुइयां इतना कुछ कर सकती है तो बेशक वो बीमारी भी ठीक कर सकती है। लेकिन अगर कुछ नहीं हुआ तो कहीं मैं उस बच्चे की जान खतरे में न डाल दूं। भगवान मेरी मदद करना। अगर ये मेरे जख्मों को ठीक कर सकता है तो क्या पता उस बच्चे को भी ठीक कर दे। सिद्धांत उस टैक्सी ड्राइवर की बेटी के बारे में सोच रहा था जिससे उसने उसकी बेटी को ठीक करने का वादा किया था। उसने बोल तो दिया था कि वो कुछ मदद करेगा, पर कैसे करेगा ये तो सिद्धांत ने सही से सोचा भी नहीं था। वो बस अपनी सुनहरी सुइयों के भरोसे उससे वादा कर आया था। हेलो, कौन बोल रहा है? भैया मैं वही ड्राइवर जिसको आपने आज सुबह नंबर दिया था अपना और कहा था कि शाम को फोन करना। हाँ हाँ याद है मुझे। एक काम करो, मैं एक जगह बता रहा हूँ, उधर आ जाओ और फोन करो मुझे। थोड़ी देर बाद जब वो ड्राइवर सिद्धांत की बताई जगह पर पहुंच गया तो सिद्धांत ने उसको रुकने को कहा। दरअसल वो अपने कमरे में बैठे कुछ सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि ये सुइया कितनी चमत्कारी है। मैं इस भरोसे जा तो रहा हूँ कि अगर ये जख्म ठीक कर सकती है तो बीमारी भी कर ही सकती है। काफी सोचने के बाद सिद्धांत बाहर निकलकर उस ड्राइवर के पास गया। क्या हुआ भैया, आपने मुझे ऐसे क्यों बुलाया है? तुमने बताया था ना कि तुम्हारी बेटी बीमार है, तो मेरे जान पहचान में एक अच्छे डॉक्टर है। उनसे मैंने बात की और उन्होंने मुझे तुमसे मिलवाने के लिए कहा है। इसलिए तुम मुझे अपने घर ले चलो, फिर मैं बात करूंगा उनसे तो वो फ्री में ऑपरेशन कर देंगे। ड्राइवर सिद्धांत की बात तुरंत मान गया और उसे अपने घर ले गया। अरे सुनो, ये साहब हमारी चिंकी को देखने आए हैं। अगर मुमकिन हुआ तो उसका इलाज मुफ्त में हो जाएगा। ड्राइवर की बीवी खुश हो गई। वो दोनों पति पत्नी इसी उम्मीद में थे कि किसी तरह उनकी बेटी ठीक हो जाए बस। अच्छा, मुझे चेकअप करना है और डिटेल्स नोट करने हैं, तो आप लोग बाहर ही रहे। काम हो जाएगा तो मैं बुला लूंगा। सिद्धांत ने उनको बाहर भेजकर कमरा बंद कर दिया और अपने बैग से वो बॉक्स निकाला जिसमें सुइयां थीं। अब वक्त आ गया है देखने का कि मेरी किस्मत और ये चमत्कारी सुइयां कहाँ तक मेरा साथ देती है। सिद्धांत ने सामने बिस्तर पर पड़ी 6 साल की लड़की चिंकी को गौर से देखा। उसका पतला शरीर उसकी बीमारी का सबूत था। बगल में उसके रिपोर्ट्स रखे थे। सिद्धांत ने उन रिपोर्ट्स को उठाकर पढ़ना शुरू किया। रिपोर्ट्स पढ़कर सिद्धांत उदास हो गया। बेचारी इतनी छोटी बच्ची, इसके दिल में छेद है और इसके माँ बाप के पास भी इतने पैसे नहीं हैं कि इसका इलाज अच्छे से हो सके। सिद्धांत कुछ पल रुका और फिर उसने बॉक्स खोलकर उन सुइयों में से एक सुई को बाहर निकाला। सिद्धांत ने उस सुई का इस्तेमाल करने से पहले चिंकी के सीने पर दिल के ठीक ऊपर एक पेन की मदद से निशान बनाया और सुई को उसी निशान पर रखकर धीरे धीरे अंदर चुभोता चला गया। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो चिंकी। सिद्धांत ने सुई चुभोने के बाद उसको वैसे ही रख दिया। वो सुई सुनहरे रंग की रोशनी छोड़ने लगी जिससे पूरे कमरे में उजाला हो गया। कमाल है, ये तो लाजवाब। बिल्कुल नहीं मालूम था कि इस दुनिया में चमत्कार जैसा भी कुछ हो सकता है। सिद्धांत देख रहा था कि कैसे वो सुई चमक रही थी और फिर कुछ देर बाद वो चमकना बंद हो गई। सिद्धांत ने वो सुई चिंकी के सीने से निकालकर वापस बॉक्स में रखी। फिर उस बॉक्स को अपने बैग में सावधानी से रखने के बाद सिद्धांत ने चिंकी के माँ बाप को बुलाया। मैंने इसका चेकअप कर दिया है, कल इसे डॉक्टर मल्होत्रा के क्लिनिक में दिखा देना एक बार।
सिद्धांत इतना कहकर वहां से चला गया। दूसरे दिन जब वो ड्राइवर चिंकी का चेकअप करवाने पहुंचा तो डॉक्टर ने बताया कि उसके दिल में कोई छेद नहीं है। इतना सुनते ही उस ड्राइवर की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। अरे मैंने कहाँ कुछ किया है, चलो ख्याल रखना उसका। सिद्धांत ने फोन रखा और सुइयों की शक्ति के बारे में गौर से सोचने लगा। तो ये सुइयां बीमारी भी ठीक करती है, और क्या क्या कर सकती हैं ये सुइयां? बहुत कुछ बेवकूफ। तू इन सुइयों की शक्ति को इन मामूली इंसानों पर इस्तेमाल करके बर्बाद कर रहा है। जहां सिद्धांत सुइयों के बारे में और नगिनी उन्हें उससे छीनने के बारे में सोच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ अक्षरा आज अपने रूम से बाहर निकली। उसे देखकर सिद्धांत थोड़ा खुश हुआ। वो उस वक्त किचन में लंच बना रहा था। अरे अक्षरा, तुम आ गई। अभी तबीयत ठीक है? बैठो, मैं लंच बना रहा हूँ, बस थोड़ी देर लगेगी, फिर गर्मा गर्म लंच कर लेना। अक्षरा ने हामी भरी और सोफे पर बैठ गई, लेकिन उसे अभी भी अंदर से अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। वो उठी और घर में इधर उधर टहलने लगी। अक्षरा चलते चलते स्टोर रूम में पहुंच गई। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? अक्षरा को खुद नहीं मालूम था कि वो स्टोर रूम में इस वक्त एक शीशे के सामने क्यों खड़ी थी। ये शीशा। अक्षरा ने जब ध्यान से शीशे में खुद को देखा तो उसको एक झलक दिखी। झलक एक रानी की। वो कौन थी? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? अक्षरा ने ये सोचा ही था कि एक आवाज उसके जहन में गूंज उठी। नहीं, ये तुम्हारा वहम नहीं है, वो तुम ही थी। अक्षरा इधर उधर देखने लगी, पर उसे आसपास कोई नहीं दिखा। उसने वापस एक नजर शीशे में देखा तो अचानक फिर से हर तरफ अंधेरा हो गया और अक्षरा वहीं पहुंच गई जहां वो सपने में थी। ये तो वही जगह है। ये क्या हो रहा है? इस बार अक्षरा के सामने जो शीशा था उस पर उसे लिखावट दिखाई दी। शीशे के ऊपर लगी लकड़ी पर एक जगह लिखा हुआ था, दर्पण द्वार। क्या है ये दर्पण द्वार? आखिर मेरा इससे क्या रिश्ता है? क्यों दिख रहा है ये मुझे बार बार अपने सपने में? अक्षरा ये सब सोच ही रही थी कि उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। क्योंकि तुम्हारा रिश्ता है इससे, तुम्हारी किस्मत, तुम्हारी जिंदगी जुड़ी हुई है इससे। एक अभिन्न हिस्सा हो तुम दर्पण द्वार का, इसलिए दिख रहा है तुम्हें ये द्वार। अक्षरा इतना सुनने के बाद पागल सी हो गई। वो इतना डर चुकी थी कि अपनी जगह से हिल ही नहीं पा रही थी। उसने वहीं से चीखना शुरू किया। मम्मी, पापा, बचाओ मुझे, प्लीज कोई बचाओ। अक्षरा की चीख सुनते ही सिद्धांत और नान की देवी भागते हुए स्टोर रूम की तरफ गए। क्या हुआ? तुम ठीक हो ना अक्षरा? क्या हुआ बेटा, क्यों चिल्ला रही हो? सिद्धांत ने अक्षरा को उठाने की कोशिश की तो नान की देवी उस पर भड़क उठी। हाथ मत लगा तू मेरी बेटी को। दीक्षा, जल्दी यहाँ आ। अरे मैं भी मदद करता हूँ ना। कोई जरूरत नहीं है। नान की देवी का चिल्लाना सुनकर दीक्षा आई और उसने अक्षरा को वापस उसके बेडरूम तक पहुंचाने में हेल्प की। दूसरी तरफ ऑफिस में जब अतुल खन्ना को खबर मिली तो वो भी जल्द से जल्द आए। उनके साथ आए डॉक्टर ने अक्षरा का चेकअप किया और बोले, लगता है स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। मैं कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, इन्हें खिला दीजिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद अतुल बोल पड़े, ये सब कैसे हुआ? अपने दामाद से पूछो, सब इसकी वजह से हो रहा है। मैंने क्या किया? तूने ही किया है। जब से आया है इस घर में तब से मेरी बेटी बेचारी परेशान रहती है। अब तो उसकी हालत भी खराब हो गई है। अरे चला जाना उसे छोड़कर। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसकी ही है, मनहूस कहीं का। जब से आया है घर में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। खुद ऐसा है तो पता नहीं माँ बाप कैसे होंगे। हट यहाँ से। सिद्धांत बिना कुछ बोले चुपचाप वहाँ से चला गया और अपने कमरे में अकेले बैठकर रोने लगा। क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ कि जहाँ जाता हूँ लोग परेशान रहते हैं? पहले मेरे पिता और अब मेरी ही पत्नी।